एवरीवन, माय नेम इज शालिनी धीमान एंड वेलकम टू पे शेयर एजुकेशन। आज हम कवर करेंगे सस्पेंस अकाउंट होता क्या है और सस्पेंस अकाउंट क्यों ओपन किया जाता है ट्रायल बैलेंस में। तो समझते हैं सस्पेंस अकाउंट है क्या। जैसा कि हमने समझा था कि ट्रायल बैलेंस क्यों प्रिपेयर किया जाता है। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है जनरल एंड लेज़र पोस्टिंग के बाद और फाइनल अकाउंट से पहले। इसका मेन मोटिव यही है कि जो भी जनरल एंड लेज़र में जो भी हमारे एरर्स हैं वो हमें ट्रायल बैलेंस के थ्रू ही पता चल जाए, जिससे कि जो भी हमारे एरर्स हैं वो यहाँ पे पता चल जाएंगे। तो हमारा फाइनल अकाउंट जो है वो इजीली और हमारा बिना किसी एरर के और एक्यूरेटली हमें प्रिपेयर हो जाएगा एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। बेसिकली हमारा ट्रायल बैलेंस का मेन मोटिव यही है कि हमारा फाइनल अकाउंट में ज़्यादा एरर्स नहीं आए वो एक्यूरेटली प्रिपेयर हो जाए, इसलिए हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं, जिससे कि जो भी हमारे एरर्स हैं जनरल में और लेज़र में वो हमें यहीं पर ही पता चल जाए। अब क्या होता है कि कई बार अकाउंटेंट की बहुत सारी कोशिश करने के बाद में भी, फाइंड करने के बाद में भी एरर्स को, कुछ एरर्स जो है वो फाइंड नहीं हो पाते। तो अब वो क्या करते हैं, क्योंकि फाइनल अकाउंट तो हमें प्रिपेयर करना है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो कि टाइम पर होना चाहिए, डिले नहीं होनी चाहिए उसमें। बट यहाँ पर एरर हमें फाइंड नहीं हो पा रहे, हमें मतलब अकाउंटेंट को। तो वो क्या करता है, अकाउंटेंट की जो भी रिमेनिंग अमाउंट हुई, मतलब बैलेंस नहीं हो पा रहा ट्रायल बैलेंस का, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, दैट मीन्स कुछ एरर्स हैं अभी भी। तो वो जो एरर है, जो भी रिमेनिंग अमाउंट है जो कि एरर की वजह से हुई है, वो सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है या हमें सस्पेंस अकाउंट में शो कर दी जाती है। अब सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा, ये डिपेंड करता है ट्रायल बैलेंस के ऊपर। जब भी अगर क्रेडिट साइड या क्रेडिट बैलेंस जो है वो ज़्यादा हुआ और डेबिट बैलेंस जो है वो कम हुआ या यहाँ पे शॉर्टेज हुई, तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जो जाएगा वो जाएगा हमारा डेबिट बैलेंस में। ऐसे ही अगर हमारा डेबिट बैलेंस जो है वो ज़्यादा है और क्रेडिट बैलेंस जो है वो कम है या शॉर्ट है, तो हमारा सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस जाएगा वो क्रेडिट बैलेंस में जाएगा। तो बेसिकली हमारा सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस ये डिपेंड करता है ट्रायल बैलेंस के जो भी बैलेंस आया है उसके ऊपर। तो यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट ओपन करने का मेन मोटिव यही है कि अकाउंटेंट को एरर फाइंड नहीं हो पाई और फाइनल अकाउंट में डिले नहीं हो, इसलिए वो सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं या सस्पेंस अकाउंट में शो कर देते हैं वो जो भी रिमेनिंग अमाउंट है। और जब एरर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद में, जब भी अकाउंटेंट के पास टाइम होता है, तो वो एरर फाइंड करते हैं और जो भी एरर मिलती है उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री करते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिकली सस्पेंस अकाउंट जो है वो क्लोज्ड हो जाता है। रेक्टिफाइंग एंट्री मतलब जो भी हमने एरर करा है उसकी रेक्टिफिकेशंस एंट्री करेंगे, जो कि हम रेक्टिफिकेशंस ऑफ अकाउंट में आप अच्छी तरह समझेंगे। अब क्या होता है कई बार कि रेक्टिफिकेशंस एंट्री करने के बाद में भी, रेक्टिफिकेशंस ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद में भी कई बार क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस बच जाता है, मतलब वो क्लोज नहीं होता, उसका रिमेनिंग अमाउंट बच जाता है। तो अगर हमारा सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस बचा या डेबिट बैलेंस हुआ तो वो ट्रांसफ़र होगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में। अगर क्रेडिट बैलेंस हुआ या क्रेडिट बैलेंस आया सस्पेंस अकाउंट का आफ्टर रेक्टिफिकेशंस ऑफ अकाउंट, तो वो जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। होप आपको ये समझ में आया हो कि सस्पेंस अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है और सस्पेंस अकाउंट है क्या। अगेन मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि सस्पेंस अकाउंट क्यों ओपन किया जाता है, क्योंकि फाइनल अकाउंट को हम डिले नहीं कर सकते, अकाउंटेंट डिले नहीं कर सकता और एरर अभी पता नहीं चल पा रही कि कौन सी एरर है, तो वो जो रिमेनिंग अमाउंट हुई उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं सस्पेंस अकाउंट में। जब भी एरर फाइंड हो जाएंगी तो उसकी रेक्टिफिकेशंस ऑफ एंट्री करेंगे और उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अगर वो क्लोज नहीं होता और उसका स्टिल कुछ बैलेंस बचता है, डेबिट बैलेंस हुआ, तो वो एसेट्स में जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। अगर क्रेडिट बैलेंस हुआ या क्रेडिट बैलेंस बचा रिमेनिंग आफ्टर रेक्टिफिकेशंस ऑफ अकाउंट, तो वो जाएगा लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के। सस्पेंस अकाउंट को ही हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं, जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे विजिबल नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर करेक्ट ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इन विच देयर आर सर्टेन मिस्टेक्स। ये ट्रायल बैलेंस है, इसमें कुछ मिस्टेक्स हो रखी हैं जिससे कि हमें करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना है या उन मिस्टेक्स को हमें करेक्ट करना है। ट्रायल बैलेंस बनाते हुए हमेशा ध्यान रखिएगा कि एसेट एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है और कैपिटल लाइबिलिटीज़ एंड इनकम एंड गेंस का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आप इजीली ट्रायल बैलेंस को कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ
अकाउंट्स गिवन है, आपको फाइंड करना है कि वो एसेट है लायबिलिटी है, तभी आप पता कर पाएंगे कि उसका डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रायल बैलेंस। ये जो है ट्रायल बैलेंस है एज ऑन जो भी पर्टिकुलर डेट होगी उस पर। इसका फॉर्मेट है हेड्स ऑफ अकाउंट्स LF, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, या इसको आप कर सकते हैं करेक्ट ट्रायल बैलेंस, जो भी आप लिखना चाहें। तो फर्स्ट जो है वो है मशीनरी। मशीनरी जो होती है वो एसेट होती है, एसेट होने की वजह से इसका जो होगा डेबिट बैलेंस होगा। तो फर्स्ट है मशीनरी। ये है 7,000 रुपीज़। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल का जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है और यहाँ पर भी क्रेडिट ही है। नेक्स्ट है कैपिटल, ये है 12,500 रुपीज़। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल जो होता है वो एसेट होता है, एसेट होने की वजह से इसका डेबिट बैलेंस होगा और यहाँ पर भी डेबिट ही है। ये है 1,400 रुपीज़। नेक्स्ट है बिल्डिंग। बिल्डिंग का है 6,000 रुपीज़। बिल्डिंग जो होती है वो एसेट होती है और इसका जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। तो ये हुआ बिल्डिंग। इसकी अमाउंट है 6,000 रुपीज़। नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स भी एसेट होता है और इसका भी डेबिट बैलेंस होता है। ये है 3,800 रुपीज़। यहाँ पर थोड़ा जगह कम होने की वजह से इस तरीके से लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज आप अच्छी तरह ही करेंगे। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जो होते हैं वो लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी होने की वजह से इसका जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है और यहाँ पर भी क्रेडिट बैलेंस ही है 2,500 रुपीज़। क्रेडिटर्स ये है 2,500 रुपीज़। नेक्स्ट है रेंट। रेंट जो होता है वो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस होने की वजह से इसका डेबिट बैलेंस होगा। रेंट ये हुआ 100 रुपीज़। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक जो होता है वो एसेट होता है, एसेट होने की वजह से इसका जो होगा डेबिट बैलेंस होगा। तो ये हुआ ओपनिंग स्टॉक। ये है 3,500 रुपीज़। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी का जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, बट यहाँ पे इन्होंने डेबिट बैलेंस है तो इसको हमें करेक्ट करना है। डेबिट नहीं, हमें क्रेडिट करना है क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो लायबिलिटी होता है। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका अमाउंट है 2,800 रुपीज़। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स की अमाउंट है 15,400 रुपीज़। सेल्स जो होता है वो हमारा इनकम या रेवेन्यू होता है क्योंकि इससे हमें रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये इनकम होने की वजह से इसका जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। सेल्स आएगा क्रेडिट साइड में, क्रेडिट बैलेंस होगा इसका। नेक्स्ट है परचेज। परचेज जो होता है वो एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस होने की वजह से इसका जो होगा वो हमारा डेबिट बैलेंस होगा 5,500 रुपीज़। परचेज 5,500 रुपीज़। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न जो होता है हमारा क्या होता है वो होता है हमारा एक्सपेंस, क्योंकि जब हमारा सेल्स हुआ था तो हमारी रेवेन्यू जनरेट हुआ था, बट अब हमें क्या हो गया, वो जो हमने सामान बेचा था, सेल करा था, वो हमें रिटर्न हो गया, वापस मिल गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बदले में हमें उसको रुपए देने पड़ेंगे। तो ये हुआ सेल्स रिटर्न। तो ये जाएगा हमारा डेबिट। सेल्स रिटर्न ये जाएगा हमारा डेबिट बैलेंस में, ये है 200 रुपीज़। सेल्स
रिटर्न, ये है 200 रुपीज़। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न सिमिलरली जब हमारा परचेज हुआ था तो वो एक्सपेंस हुआ था, अब परचेज रिटर्न है तो वो हमारा क्या होगा, अब हमें वापस परचेज हमने करा बट अब हमें वापस देना पड़ेगा, तो हमें उसके बदले में रुपए मिलेंगे। तो ये हमारा यहाँ से हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ या हमें इनकम हुई, तो ये हुआ परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का हमारा हुआ कौन सा बैलेंस, हमारा हुआ क्रेडिट बैलेंस। ये है हमारा 150 रुपीज़ परचेज रिटर्न, ये है 150 रुपीज़। 150 रुपीज़ जो आएंगे वो क्रेडिट साइड में आएंगे, मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। नेक्स्ट है वेजेस। वेजेस जो है वो है 400 रुपीज़ के, और वेजेस जो होता है वो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस होने की वजह से इसका डेबिट बैलेंस होगा। वेजेस 400 रुपीज़। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी जो है वो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस होने की वजह से इसका भी जो होगा हमारा डेबिट बैलेंस होगा, और ये है 100 रुपीज़। नेक्स्ट है कैश। कैश जो होता है वो एसेट होता है, एसेट होने की वजह से इसका डेबिट बैलेंस होगा 1200 रुपीज़। नेक्स्ट है टैक्स एंड इंश्योरेंस। ये जो होता है वह हमारा एक्सपेंस होता है, इसका भी डेबिट बैलेंस होगा टैक्स एंड इंश्योरेंस। यहाँ पर जगह कम होने की वजह से थोड़ा शॉर्ट में लिखना पड़ रहा है। इसका हुआ 150 रुपीज़ डेबिट बैलेंस। अब है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे जो भी इंटरेस्ट मिला तो वो हुआ हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ, मतलब हमारी इनकम हुई। तो ये होगा हमारा क्रेडिट बैलेंस, जो कि इन्होंने डेबिट बैलेंस का रखा है, जो कि रॉन्ग है, तो उसको करेक्ट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका क्रेडिट बैलेंस होगा क्योंकि ये हुई हमारी इनकम। अब जो भी रिमेनिंग सारे ट्रांजैक्शंस होने के बाद में जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगी वो हम सस्पेंस अकाउंट में शो कर देंगे, क्योंकि कुछ भी एरर हमारा इसमें से हमने एक्यूरेट करा है, और एक्यूरेट करने के बाद में जो भी हमारा बैलेंस बचा उसको हम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे या शो कर देंगे। तो नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या बैलेंस है। क्रेडिट साइड का कर लेते हैं। ये बैलेंस हुआ 33,850। इसमें से हम डिडक्ट करते हैं या ये वाला बैलेंस कर लेते हैं 7,000, 1400। ये जो हुआ इसका बैलेंस वो हुआ 29,350 रुपीज़। तो ये कम है तो इसको हम डिडक्ट कर देते हैं। तो ये जो हमारा बैलेंस आएगा वो डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि ये वाली साइड जो है वो शॉर्ट है और डेबिट साइड क्रेडिट साइड जो है वो ज़्यादा है। तो इसका बैलेंस जो हुआ वो क्या हुआ 4,500 रुपीज़, मीन्स 4,500 रुपीज़। और ये अब बैलेंस हो गया 33,850 रुपीज़। तो ये जो बैलेंस होगा वो जाएगा हमारा सस्पेंस अकाउंट में।
सस्पेंस अकाउंट, और ये जो था वो टोटल है। तो होप आपको ये समझ में आया हो कि जो भी हमारा सस्पेंस अकाउंट में जो भी हमारा रिमेनिंग अमाउंट होगा, जो भी बैलेंस आएगा वो हम ट्रांसफ़र करते हैं, कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड नहीं है सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कि वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्प करती हैं अकाउंटिंग समझने में तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।